आज आप लोगों को मौर्य काल का चैप्टर जो 2 है उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। मौर्य काल इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। मौर्य काल के इतिहास के जो स्रोत है, प्रमुख स्रोत, उसको बारे में बताना है। आंसर देखिए। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मौर्य इतिहास के जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। पुरातत्व स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्के मौर्यकाल इतिहास को लिखने में अत्यधिक प्रामाणिक एवं मददगार साबित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए। गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत अभिलेखों ने गुप्तकालीन इतिहास के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्तकालीन इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त द्वारा हुरुनों को पराजय का पता चलता है। 1510 ईस्वी के भानुगुप्त एरन सागर मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। यह भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। सुविख्यात अभिलेख शास्त्री D.C. सरकार ने ठीक ही लिखा है कि भारत के जीवन, सांस्कृतिक और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं हो। वायु पुराण विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, समुद्रगुप्त मृच्छकटिकम, वात्स्य सेन का कामसूत्र एवं महाकवि कालिदास के ग्रंथ गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्य स्रोत है। चीनी यात्री फहियान एवं हेनसेंग के विवरण भी गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डालिए। ठीक है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला, केंद्रीय शासन। राजा सत्ता का केंद्र था। राजा जो था सत्ता केंद्र था, वह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग को सेन और मित्र बताए हैं। दूसरा पॉइंट जो है प्रांतीय शासन है। अशोक के अभिलेख में निम्न 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला जो है ए, उदीच्य उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंती राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसाली, तक्षशिला जो था दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी। पांचवा जो है प्राच्य राजधानी पाटलिपुत्र। नगर शासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, पर 6 समिति में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहला शिल्पकाल समिति, दूसरा वाणिज्य समिति, वाणिज्य व्यवसाय जो बिजनेस करते हैं उसका समिति, वैदिक समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, जनसंख्या समिति, कर समिति। ठीक है। चौथा ग्राम शासक
ग्राम की मुखिया ग्रामिक या ग्रामिणी कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भोजक होता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिलेख एवं अभिलेख अध्ययन से आप क्या समझते हैं? अभिलेख एवं अभिलेख अध्ययन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि पाषाण मतलब पुरानी या पत्थर, पाषाण में पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में तत्युगीन शासक एवं उनके मतहत जो बोलते हैं उनके बारे में मतहत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। इन्हें जो वो लोग कार्य करते थे वो सब लिखवाते थे। किसी पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन, ये सब में उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए। जितने भी अभिलेख थे सब प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। लगभग जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती थी। लोगों का जो भाषा था लगभग प्राकृतिक थी। मौर्य काल प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा के विचार आदि की भली भांति समझ सकते हैं। इस प्रकार वैदिक काल के बाद मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक के इतिहास देखने में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यानी मध्यकालीन तक के इतिहास जानने में, लेखन में ये हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का जो स्रोत है उसका विवरण कीजिए। आंसर देखिए, साहित्य स्रोत में कौटिल्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न जो है इसे प्रश्न संख्या 1 द्वारा ही सोल्व कर दीजिएगा। एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मगध की शक्ति का विकास के कारण बताइए। देखिए आंसर है, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जो है, महाजनपद को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा है पॉइंट, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, लेकिन गौनव संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक शक्ति राजा कहलाता था। तीसरा जो है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलों से घिरे होती थी। किले बंद राजधानियों की रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। ठीक है, मगध की शक्ति के विकास के निम्नलिखित कारण है। विकास के बारे में पूछा था तो विकास के बारे में भी बताया जा रहा है। पहला जो है, मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य की भूमि उपजाऊ थी, पर्याप्त वर्षा होती थी। इससे उत्पादन बढ़ा एवं परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। दूसरा पॉइंट है, मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। इसके 2 लाभ हुए। एक तो हाथी दलदली भूमि में घोड़ों से अधिक उपयोगी होते थे
दूसरे सुदृढ़ दुर्गों को तोड़ने, मजबूत दरवाजों को या दीवारों को तोड़ने में हाथी सेना उपयोगी साबित होती थी। इससे मगध राज्य समकालीन दृष्टि से शक्तिशाली बनकर उभरा। हाथी सेना के अलावा उसके पास उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बहुत ज्यादा संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार एवं रथ भी थे। इससे मगध को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। तीसरा है, मगध में अन्यर्थों की बहुलता थी। ये रूढ़िवादी एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं थे। इस तरह समाज प्रगतिवादी था। इससे भी मगध एवं शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, यह आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगला वीडियो में 3 क्वेश्चन और करा दिया जाएगा इसका लॉन्ग का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा होने के कारण लिखने में कठिनाई आएगी। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में, इसलिए 10 मिनट का ही बना रहे हैं वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो पुराने हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।